Hello everyone, this is Manas Dey and welcome to another video in my channel. दोस्तों, first of all, apologies for posting the video so late. For a medical emergency in my home, I could not make more videos, and more about that medical emergency in my other channel. I have already posted a video about it. Today's video is about contract management. Contract management का already एक series चल रहा है and this is the second video of that contract management series. First video में हमने बात किया था about what is contract and इससे related terminologies के बारे में. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट NIT, दैट इज नोटिस इनवाइटिंग टेंडर. क्या होती है NIT एंड इसको क्यों कॉल किया जाता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं एंड इस NIT के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड इसको कॉल करने का प्रोसीजर क्या है. ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आज के इस वीडियो में. सो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना. योर थम्स अप गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए. चलते हैं वीडियो में आगे. सो NIT क्या होता है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, NIT स्टैंड्स फॉर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर. देखो, गवर्नमेंट को अगर कोई सा भी काम करना है ना, तो देर आर टू वेज थ्रू विच इट कैन डू द वर्क. फर्स्ट, इसके पास इनफ स्टाफ होने चाहिए जो एक पर्टिकुलर वर्क को टेकअप करके ख़त्म करेंगे. सेकंड, ये प्राइवेट बॉडीज़ को पार्टिसिपेट कर सकती है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए. क्या होता था पहले के दिनों में कि गवर्नमेंट के पास अपने स्टाफ हुआ करते थे, जैसे कारपेंटर हो गया, बेलदार हो गया, सुपरवाइजर्स होते थे, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. एंड ये पूरा का पूरा जो वर्क स्टाफ वर्क फोर्स है, ये पूरा का पूरा वर्क फोर्स मिलके एक छोटा मोटा काम को खुद ही टेकअप कर लिया करता था. मटेरियल खुद ही इंटेंड करते थे एंड खुद ही कर लिया करते थे छोटे मोटे काम को. बड़े काम को टेंडर के थ्रू ही किया जाता था. दैट प्रैक्टिस मोर और लेस इज गॉन नाउ इट इज एंड द अदर वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट वर्क इज कि हम प्राइवेट बॉडीज़ को कॉल इन करें पार्टिसिपेट करने के लिए उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए एंड वो प्राइवेट बॉडी आए एंड उस काम को करके चले जाए. नाउ क्वेश्चन सिंपली आता है कि व्हाई नॉट डू द वर्क थ्रू फर्स्ट रूट. देखो, अगर आप किसी प्राइवेट बॉडी के थ्रू काम करवाते हो तो प्राइवेट बॉडी एक पर्टिकुलर रेट से काम करती है एंड अगर वो उससे सस्ते रेट में काम कर ले जाती है तो उसको प्रॉफिट होता है. तो प्राइवेट बॉडी अगर किसी काम को करती है तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड वे में काम करती है. लेकिन अगर यही काम गवर्नमेंट स्टाफ्स के द्वारा किया जाए तो भाई उसको थोड़ी ना प्रॉफिट मिलेगा. ऊपर से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस मेंटालिटी कि हम काम नहीं करेंगे. तो काम जो है ना बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा एंड काम सही रीजनेबल प्राइस पे भी नहीं होगा, शायद ज़्यादा प्राइस पे होगा. इसीलिए प्राइवेट बॉडीज़ को कॉल किया जाता है एंड प्राइवेट बॉडीज़ को कॉल करने का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को टेंडर बोलते हैं. इस मैकेनिज्म को समझने के लिए थोड़ा और डिटेल में एक एग्जांपल को समझते हैं. सपोज करो कि कोई एक गवर्नमेंट क्लाइंट है, जैसे कि नवोदय विद्यालय, एंड ये एक पर्टिकुलर काम को करवाना चाहती है. जैसे कि सोचो कि एक रीजनल इंस्टीट्यूट बनवाना चाहती है. इस काम को करने के लिए ये क्या करेगी, ये कोई PMC जैसे कि CPWD हो गई, PWD स्टेट PWDs हो गया, NBCC हो गया, इस तरह के PMCs को अप्रोच करेगी कि हमें ये पर्टिकुलर काम को करना है एंड इसमें हमें इतने सारे लोगों को बैठाना है, तो आप जो है इस काम को कर लीजिए. नाउ PMCs जैसे कि CPWD इस तरह के क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेती है कि आप कितने लोगों को सिटिंग कराना चाहते हो. And based on the NBC norms, there are national building code provisions. NBC norms के हिसाब से and accessible India norms के हिसाब से and various other गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये एक प्रिलिमिनरी ड्राइंग तैयार करेगी. ये प्रिलिमिनरी ड्राइंग अप्रूवल के लिए जाता है हमारे क्लाइंट डिपार्टमेंट को. अगर इसमें कुछ वो चेंज करना चाहते हैं तो वो सारे चेंजेस रिकमेंड करते हैं एंड देन फाइनल प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स बनते हैं. इन ड्राइंग्स के बेसिस पे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनता है एंड वो एस्टिमेट चला जाता है क्लाइंट के पास फॉर अकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन. क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन, वी विल नो लेटर इन दिस सीरीज. ये देने के साथ साथ ये जो क्लाइंट है ये पैसा डिपॉजिट करती है. कितना पैसा? जितना आप एस्टिमेट बनाए हो उतना पैसा वो डिपॉजिट कर देती है. नाउ द मनी कम्स टू यू. उसके बाद आप यानी कि PMC इसके टेंडर को कॉल करेगी. टेंडर कॉल करने के टाइम पे ये क्या करेगी, डिटेल टेंडर बनाएगी जिसमें कि एक स्कोप डिफाइन करेगी कि हाँ आपको एक रीजनल इंस्टीट्यूट बनाना है, उसमें ये पेंट होना चाहिए, वो ये
फ्लोरिंग होना चाहिए, इस तरह का फाउंडेशन होना चाहिए, इतने स्टील होना चाहिए, इस कैटेगरी का स्टील लगना चाहिए, इस कैटेगरी का कंक्रीट होना चाहिए, एंड बंच ऑफ अदर स्टफ्स जो कि स्पेसिफिकेशन में डिफाइन करना होता है। ये सारे के सारी चीज़ों को डिफाइन करेगी एंड इसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल के रख देगी। उस एस्टिमेटेड कॉस्ट को पब्लिश कर देगी। नाउ ड्यूरिंग द पब्लिसिटी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये टेंडर पब्लिश हो जाता है। काफ़ी बार हम पेपर्स में भी देखते हैं कि टेंडर्स पब्लिश होते हैं इन वेरियस पोर्टल्स आर देयर, जैसे कि ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल हो गया, इन केस ऑफ सीपीडब्ल्यूडी इट इज़ ई टेंडर पोर्टल। तो इस तरह के टेंडर पोर्टल्स हैं जहाँ पे हर दिन कई हज़ारों हज़ारों टेंडर्स अपलोड होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे टेंडर्स जो हैं वो अपलोड हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ मैं ये काम को कर सकता हूँ एंड ये एस्टिमेट करेक्ट है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले स्क्रीन आउट किया जाता है बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी कंडीशंस दैट वी हैव पुट इन द टेंडर। हम कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस डालते हैं। उन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को जो जो कॉन्ट्रैक्टर सेटिस्फाई करते हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को स्क्रीन आउट करके उनके रेट्स को देखा जाता है। जो सबसे लोएस्ट रेट कोट करता है उसको टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। सो इन अ नटशेल दिस इज व्हाट द इंटायर टेंडर प्रोसेस इज, एंड वंस द टेंडर इज अवार्डेड आपका काम स्टार्ट होता है। एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे काम करना पड़ता है। अगर आप काम को पर्टिकुलर टाइमलाइन पे विथ क्वालिटी डिलीवर कर देते हो तो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट किया जाता है, जिसको हम बिल्स बोलते हैं। बिल्स के थ्रू पेमेंट करते हैं। अगर उस काम को करने में लेट होता है, टाइमलाइन जो दिया है हमने उस टाइम से लेट होता है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या है, कुछ हिंड्रेंसेस आए हैं साइट पे। अगर ऐसे कुछ हिंड्रेंसेस हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार नहीं है, तब तो ठीक है। अगर अनरीजनेबल डिले कर रहा है एंड उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, तो उसको फिर डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। सो इस पूरे काम में देर आर मोटा मोटा 3 फेजेस। एक प्री टेंडरिंग फेज जहाँ पे क्लाइंट रिक्वेजिशन देता है, हम ड्राइंग्स बनाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। देन नेक्स्ट कम्स टेंडरिंग फेज, जहाँ पे हम टेंडर को अपलोड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कोट करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का लोएस्ट बिड खोला जाता है, L1 होता है एंड उसको अवार्ड किया जाता है। ये टेंडरिंग फेज है। एंड देन पोस्ट टेंडरिंग फेज में हम काम को देखते हैं। टेंडर का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि फर्स्ट it helps to identify a reasonable rate for the contract। हम एस्टिमेट बना दिए, एस्टिमेट तो बन गया, लेकिन इस एस्टिमेट का जो सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है वो हम वहाँ तक पहुँचने में हमें ये टेंडर हेल्प करता है। जो लोएस्ट बिडर है वो उसको वर्क दिया जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट इट हेल्प्स टू डिटरमाइन एलिजिबल पर्सन फॉर द वर्क। हम हो सकता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए हम 5 आदमी को बुलाएंगे और उसमें से किसी एक को सिलेक्शन कर लेंगे, ये भी तो हो सकता है। क्यों नहीं करते हैं ऐसा? सपोज करो इस तरह का हम प्रोसीजर अपनाए एंड कोई एक आदमी आया एंड उसको हमने ऐसे ही रैंडमली बोला कि तुम कर लो काम। हमने देखा ही नहीं कि वेदर ही हैज़ डन सच काइंड ऑफ वर्क प्रीवियसली और नॉट, वेदर ही इज़ फाइनेंशियली साउंड और नॉट, वेदर वो क्वालिटी को मेंटेन करेगा कि नहीं, वो कहीं बीच में तो बनी भाग जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स को हमने देखा नहीं एंड हमने अवॉइड कर दिया, तो क्या होगा? काम होगा ही नहीं, क्योंकि ही इज़ नॉट एट ऑल सीरियस। तो ये जो एक सीरियस आदमी है जो कि इस काम को कर सके, इस आदमी को आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स कि सारा का सारा चीज़ टेक्निकली सेटिस्फाई करता है वो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेंडर हेल्प करता है। नाउ कम्स टाइप ऑफ एनआईटीज। जनरली आपको मिलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर, 50 तरह के क्लासिफिकेशंस कर दिए जाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर, उसी में फिर घुसेड़ दिया जाता है कि ईपीसी मोड ऑफ टेंडर, आइटम रेट टेंडर, बीओक्यू टेंडर, फिर उसी में घुसेड़ दिया जाता है 2 बिड सिस्टम, 3 बिड सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा नहीं है। there are different ways through which we can categorize the tender. So the first way of categorizing the tender is how we are letting the tenderers participate in the tender. तो इस basis पे अगर हम बताएं तो there are 4 kinds of tenders. There's open tender, limited tender or selective tenders, restrictive tender and negotiated tenders. ओपन टेंडर जो होता है ना, उसमें जो टेंडर कॉलिंग अथॉरिटी है वो इस टेंडर को पब्लिकली ओपन करता है सबके लिए, है ना। तो इसको कहेंगे हम ओपन टेंडर। नाउ इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टिव, नॉट लिमिटेड, नथिंग।
सबके लिए ओपन है। एंड चूंकि इस तरह के ओपन टेंडर्स ओपन टू ऑल होते हैं, तो सीरियस पार्टीज को इनवाइट करने के लिए हम एक प्री डिफाइंड अमाउंट कलेक्ट करते हैं जो कि रिफंडेबल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी। अब देखो, हर तरह के टेंडर्स के ना कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। सो व्हाट आर द प्रोज ऑफ ओपन टेंडर्स? प्रोज ऑफ ओपन टेंडर्स इज दैट इसमें ना नए प्लेयर्स को घुसने का मौका मिल जाता है। सेकंड इज कि इसमें जो एनआईटी कॉलिंग अथॉरिटी है ना, उसको बेस्ट बार्गेन मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा बिडर्स हैं एंड देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, एंड उनको पता है कि उनको खतरा है कोई दूसरा बंदा उससे लो कॉस्ट कर देगा, तो वो ना सबसे रीजनेबल प्राइस उसके हिसाब से लगता है, उसके बेसिस पे वो लोवेस्ट रेट कोट करेगा। थर्ड फायदा ये है कि इसमें कोई भी बायस या फेवरेटिज्म नहीं है। अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। कॉन्स क्या है इसका? तो कॉन ये है कि इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स आर इन्वॉल्व। तो सारे के सारे वेंडर्स को स्क्रूटिनाइज करना एंड सबके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ठीक ठाक देखना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो स्क्रूटिनी ऑफ द टेंडर्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सेकेंड इसका कॉन ये है कि कई बार क्या होता है कि लो कोट करने के चक्कर में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं बिना प्रॉपरली उस डॉक्यूमेंट को देखे हुए ट्रेंड के हिसाब से कि हाँ भाई ये ट्रेंड चल रहा है तो इतना परसेंट बिलो कोट कर दो, बहुत एक्सेप्शनली लो रेट्स कोट कर देते हैं। एंड लास्ट में जाके क्या होता है कि वो काम को कर नहीं पाते हैं, उसके लिए उनको पेनाल्टी तो लगती ही है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वर्क हेल्ड अप हो जाता है। थर्ड प्रॉब्लम यह है कि इसमें आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हो कि आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा। मोस्ट रीजनेबल रेट जो कि सबसे लोएस्ट रेट है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप टू एंश्योर दैट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क इज रिसीव्ड, इसके लिए बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पीछे लगे रहना पड़ता है, एंड सुपरविज़न बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ठीक ठाक रेट कोट किया है एंड उसको प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है, तो वहाँ पे वो क्वालिटी को भी अच्छे से इंश्योर करेगा। सेकेंड टाइप ऑफ टेंडर्स होते हैं लिमिटेड टेंडर्स। लिमिटेड टेंडर्स में क्या होता है कि जो एनआईटी कॉलिंग अथॉरिटी है वो पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखता है ए फिक्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स को, एंड इसी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास बिड्स जाते हैं, एंड दे आर ओनली रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर कोटेशंस। इस तरह का टेंडर्स जनरली प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पे टू इंश्योर दैट गुड क्वालिटी एंड टाइमलाइंस आर अचीव्ड, आप सिर्फ सेलेक्टेड बिडर्स को पर्सनली भेज देते हो कि हाँ भाई हम ये काम करने जा रहे हैं एंड इसके लिए हमने ये रेट रखा है, आप बताओ आप कितने रेट में करोगे काम को। अब इस तरह के जो टेंडर्स हैं यहाँ पे भी कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं। प्रोज ये है कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ काम बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन पे मिल जाता है। आपको हर बार स्क्रूटिनी नहीं करना पड़ता है बिडर्स को, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बिडर कैसा है, आपको उसके क्वालिफिकेशंस पता है एंड उसके सिमिलर वर्क्स पता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पता है, तो यू नो दैट द कॉन्ट्रैक्टर इज गुड। कौन ये है कि आपको इसमें जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ रेट है वो नहीं मिलेगा। जब कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि 4-5 लोग ही कोट कर रहे हैं, तो द रिस्क ऑफ कोटिंग एक्सेप्शनली लो रेट बिकम्स वेरी वेरी लेस, एंड यहाँ पे ही विल बी कोटिंग रेट विच जहाँ पे वो थोड़ा कंफर्ट जोन में है, तो यहाँ पे रेट्स आपके थोड़े से हाइयर हो सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपका नए इंट्रेंट्स का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इस तरह का काम किसने कर रखा है, तो आप उसी को देना चाहोगे ना काम को। नए बिल्डर्स को आना इस तरह के प्रोसेस में, नए एंट्रेंस का आना बहुत मुश्किल है। नेगोशिएटेड टेंडर्स उस तरह के टेंडर्स होते हैं जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएट करना पड़ता है, जो रेट आते हैं उसमें फिर हम नेगोशिएशन करते हैं, ना कि प्री बिडिंग स्टेज में। पोस्ट बिडिंग स्टेज में भी हम नेगोशिएशन जारी रखते हैं। ओपन टेंडर्स में नेगोशिएशन नहीं हो पाता है। वंस रेट आया, आपका L1 डिसाइड हो गया, वो उस रेट से डिसाइड हो गया, तो उसी रेट से वो काम करेगा, फर्दर रेट में कुछ बातचीत नहीं होगी। लेकिन नेगोशिएटेड टेंडर्स में बाद में भी बातचीत के लिए जो दरवाजा है वो खुला रहता है। प्रोज इसके ये हैं कि यहाँ पे चूंकि नेगोशिएशन कंटिन्यूसली चल रहा है, तो फेलियर का चांस कम हो जाता है। सपोज करो कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक स्ट्रक्चरल स्टील प्रोवाइड करने का टेंडर लिया। स्ट्रक्चरल स्टील आज की डेट में से 80 रुपीज़ पर केजी में मिल रहा है। आफ्टर 4 मंथ्स, एंड इस काम को करने का ड्यूरेशन 1 ईयर है। आफ्टर 4 मंथ्स
सपोज करो कि स्टील के जो रेट्स हैं वो भाग गए 130 रुपीज़ हो गया। अब वो आपके पास आएगा कि यार देख लो, मैं 80 रुपीज़ में तो काम नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ पे क्या है ना कि आपने बोला कि ठीक है, गवर्नमेंट मार्केट में जो रेट है इट हैज़ गॉन अप, सो आई एम रेडी टू गिव यू एन इंक्रीज इन द प्राइस, बट दिस विल बी लिमिटेड टू दिस मच। तो वहाँ पे नेगोशिएशन आप करते हो। तो वहाँ पे क्या है ना कि जो सडन इंक्रीज इन प्राइसेस हैं या अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स हैं वो कंसिडर हो जाता है। नाउ टाइप ऑफ टेंडर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन हाउ वी आर giving the scope of work. So based on the description of scope of work, there are basically 5-6 types of tenders. First is BOQ based tender. अब BOQ based टेंडर दो तरह से हो सकते हैं, आइटम रेट टेंडर हो सकता है, परसेंटेज रेट टेंडर हो सकता है। सेकंड इज EPC मोड ऑफ टेंडर, थर्ड लमसम टेंडर हो सकता है, फोर्थ वर्क ऑर्डर हो सकता है, फिफ्थ सप्लाई ऑर्डर हो सकता है। तो पहले बात करते हैं BOQ बेस्ड टेंडर्स की। तो BOQ बेस्ड टेंडर्स में क्या होता है कि हम बिल ऑफ क्वांटिटीज देते हैं, कहीं कहीं हम उसको शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स रहते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए एंड उसके अगेंस्ट में उसके रेट्स रहते हैं। तो जैसे कि मान लो कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, छोटा सा बिल्डिंग बनाना है, तो आप उसमें क्या क्या आइटम्स डालोगे? पहले आप एक्सकवेशन करवाओगे, फिर आप उसमें PCC डलवाओगे, फिर आप उसमें रिइंफोर्समेंट बनवाओगे, फिर RCC कंक्रीट डलवाओगे, फुटिंग कंप्लीट होगा, एंड देन आप उसमें स्ट्रक्चर के लिए फिर से फर्दर RCC डलवाओगे, स्टील डलवाओगे, फिनिशिंग हो गया, ब्लॉक वर्क करवाओगे, प्लास्टर करवाओगे, पेंट करवाओगे, टाइल्स लगवाओगे। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ आइटम्स विल बी देयर इन दैट बिल ऑफ क्वांटिटीज। एंड उसमें आपका क्वांटिटी भी रहेगा कि मुझे ब्रिक वर्क करवाना है तो 50 क्यूबिक मीटर का, मुझे कंक्रीट वर्क करवाना है तो 100 क्यूबिक मीटर का, स्टील कराना है तो 500 केजी का स्टील करवाना है। तो इस तरह से आपका क्वांटिटी रहेगा, उसका यूनिट रहेगा, उसका रेट रहेगा, एंड फाइनल अमाउंट्स रहेंगे। हर एक सब हेड के अगेंस्ट में अमाउंट्स रहेगा। नाउ हाउ द कॉन्ट्रैक्टर इज अलाउड टू कोट, ये फर्दर डिफाइन किया जाता है टाइप ऑफ टेंडर में। जैसे कि अगर आइटम रेट टेंडर है तो वो हर आइटम के अगेंस्ट में रेट कोट करेगा। जैसे कि अगर एक्सकवेशन है तो उसका क्या रेट में वो एक्सकवेशन करेगा, वो एक रेट कोट करेगा। अगर RCC करेगा तो उसका क्या रेट से करेगा, वो एक रेट कोट करेगा। तो इस तरह से हर एक इंडिविजुअल आइटम्स का रेट कोट करता है, दैट इज कॉल्ड आइटम रेट टेंडर। अनदर टाइप ऑफ BOQ बेस्ड टेंडर इज परसेंटेज रेट टेंडर। इसमें क्या होता है कि हम हर एक आइटम के अगेंस्ट में रेट, यूनिट एंड क्वांटिटी डाल के फाइनल अमाउंट्स निकाल लेते हैं, पूरे का सम टोटल करते हैं, एंड उस सम टोटल पे एक रेट कोट करता है कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर एक एक इंडिविजुअल आइटम को कोट करता है तो वहां पे वो क्या करेगा ना, जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट है उस काम को जल्दी कर देगा, एंड उस काम के लिए वो हायर रेट्स कोट करेगा। एंड जहाँ पे उसको लगता है कि यार ये काम प्रॉफिट का नहीं है एंड ये काम मैं नहीं करूँगा, छोड़ के भाग जाऊँगा, लास्ट में है, तो उस काम के लिए वो एक्सेप्शनली लो रेट कोट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए इनिशियल वाले जो फेजेस हैं ना, जहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे वो बहुत हाई रेट कोट करेगा। लेकिन जब फिनिशिंग की बारी आ जाएगी, जैसे कि पेंटिंग हो गया, टाइल्स लगाना हो गया, सफाई करनी हो गई, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है लोकल बॉडी से लाना हो गया, ये सारे का सारा जो काम है ना, इसके लिए वो एक्सेप्शनली लो रेट कोट कर देगा, 70% बिलो, 80% बिलो, इस तरह से रेट कोट कर देगा। और आप कुछ कर नहीं सकते हो। वो क्या करेगा, शुरुआत वाले कामों को कर लेगा, एंड लास्ट के जो 4-5 काम है इसके लिए वो भाग जाएगा, या नहीं तो बहुत ख़राब क्वालिटी में काम करेगा। तो इस प्रॉब्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए परसेंटेज रेट टेंडर्स लाए गए। परसेंटेज रेट टेंडर में वो पूरे काम के लिए एक रेट कोट करता है। नाउ इफ ही हैज कोटेड 20% बिलो, तो एक्सकवेशन भी वो 20% बिलो जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसमें करेगा, RCC वर्क भी उसी रेट से करेगा, एंड फिनिशिंग फाइनल वाला वर्क भी उसी रेट से करेगा।